चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का टारगेट है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे हम लोग सेशन को। क्या पढ़ा था भाई हम लोग ने गॉस लॉ से? डिवीजन कर लिया, क्विक डिवीजन फटाफट। क्या सीखा था कि अगर कभी भी हमें किसी भी क्लोज सरफेस में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, है ना, टोटल फ्लक्स लिंकेज जानना है, तो हमें क्या करना है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड जो करेगा वो सरफेस, है ना, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 एक्सपोनेंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स जो उस सरफेस से लिंक हो रहा है। इतनी छोटी सी बात क्लियर हो गई थी। ठीक है, और हम लोग ने एक इंटीग्रल कैलकुलस से भी निकालना सीखा था। दो फ्लक्स के फॉर्मूले थे, एक तो कैलकुलस मेथड था और एक जो है गॉस साहब ने बताया। तो जो कैलकुलस मेथड है वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस। डीएस क्या है, सरफेस का एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर, और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं थ्रू आउट द सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी आप लोगों की एक ईद की भी छुट्टी पड़ने वाली है सैटरडे को, है ना। कल छुट्टी करना है कि नहीं करना है? क्योंकि देखो मैं तो नहीं चाहता हूँ कल छुट्टी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कल छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है पब्लिक हॉलीडेज में, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ वो सैटरडे तक लिमिटेड रहे, ताकि मेरा एक दिन खराब ना हो। ठीक है, तो आप सैटरडे को ना करें, फ्राइडे को? अरे सैटरडे को ही तो ईद है तुम्हारी। तेरा को क्या? ये आप यहाँ पर गलत हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के, तो इसमें तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है बस, चलिए, तो ये आप डिसाइड कर लेना। मेरी तरफ से सैटरडे को छुट्टी तो है, ठीक है, ठीक है, आपको सैटरडे को छुट्टी मिल रही है। आप कल वाली छुट्टी आप डिसाइड कर लेना, मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू करें आगे फिर। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या कर रहा है, फटाफट बता दो। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो पहले तो गॉसियन सरफेस क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था। क्या, जो ये इमेजिनरी सरफेस हम लोग कर रहे हैं ना, ले रहे हैं बार बार, इसी को क्या कहते हैं, इसी कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है बॉस, समझ में आया? तो जो बार बार मैं कह रहा था ना कि आप क्या करेंगे, एक पहले एक पॉइंट बी ले लेंगे और उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेप ले लेंगे, या फिर कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लेंगे, है ना। वो क्लोज सरफेस जो है तुम्हारा, वही क्या है तुम्हारा, गॉसियन सरफेस। ये एक ऐसा सरफेस है जो कि सेंटर से, मतलब आपका जो चार्ज होगा उसको आप सेंटर में प्लेस कर दो। तो पहले इमेजिनरी, क्योंकि आपने बनाया कैसे, आपने चार्ज को सेंटर पे रख के फिर आपने इमेजिनरी सरफेस बनाया। इसका मतलब उस सरफेस पे सारे पॉइंट जितने भी होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे। वो क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। किससे? इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, जैसे आप सारे बैठे हुए हो अलग अलग कॉलम में, है ना, लेकिन सीट नंबर 2 पे हो, मैं सेंटर में खड़ा हूँ क्लासरूम के, है ना, एकदम कैमरे के सामने। यहाँ से इनकी डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस इक्वल, तो इक्विडिस्टेंट हो गया आप लोगों के लिए मैं। ऐसे ही जब भी कोई स्फेरिकल शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, या फिर क्लोज सरफेस होगा, उसका सेंटर अगर है और यूनिफॉर्म शेप है, तो उससे कोई भी आपका पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस पे अगर पाया जाएगा, तो उसी की बात कर रहे थे। ठीक है, गॉसियन सरफेस। आगे नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट होता है शेप के, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। अभी तो बताया था ना, क्या बताया था गॉस लॉ में, कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है टोटल फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। अच्छा, इसका एग्जांपल मैंने एक क्यूब वाला किया था, क्वेश्चन किया था ना, एक क्यूब के एक वर्टेक्स पे मैंने रख दिया था, उसके बाद मैंने देखो उसको प्रूफ किया था, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन। बात तो सही है, हमारे केस में भी तो यही हुआ था, एक कॉर्नर पे था, लेकिन मैंने उसको इमेजिनरी क्या 7 और आइडेंटिकल क्यूब बना लिए इस तरीके से कि बड़ा सा एक क्यूब बना जिसके सेंटर पे वो क्यू आ गया। तो हमारे सरफेस में तो वो था भी नहीं सेंटर, लेकिन हमने एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो गॉसियन सरफेस में जो आपका फ्लक्स होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो चार्ज जो कि सरफेस के अंदर पाया जाता है और जो बाहर है वो भी। ठीक है, दोनों मिलके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, माफ करना फ्लक्स बोल दिया होगा मैंने। ठीक,
इन एन क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग, ये मैंने बता दिया था। इनकमिंग मतलब जो बाहर से अंदर की फील्ड आ रही है उस सरफेस पे हिट कर रही पहले सरफेस पे और फिर सरफेस के अंदर आ गई। जैसे कमरे के बाहर से कोई आ रहा है, ठीक है, तो जब कमरे का गेट खुलता है तो इनकमिंग हुआ ना, फिर वो आ गया, फिर कमरे की दूसरी दीवार को तोड़ के वो आगे चला जाए तो आउटगोइंग हो गया। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्वर समझो यार, क्लासरूम में बैठे हुए हो, अब मैं कहूँ कि कोई आ रहा है तो कैसे देखो, गेट की तरफ देखोगे। मैं कहूँगा कोई जा रहा है तो बगल वाले गेट से अगर कोई सामने से चला गया तो कहोगे चला गया, दूसरे क्लासरूम में चला गया, है ना। तो ये तरीका सिंपल सा लॉजिक समझ के चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बॉस, नेक्स्ट जरा इसको देख के मुझे बताइए, यहाँ पर कुछ नीचे लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये कंप्लीट इमेज है तो इसमें कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हो। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जरा मुझे बताओ। इतना सिंपल है कि वो आप खुद ही देख के बता सकते हैं, जल्दी से सोच के बताइए मुझे। फिर आपको एक टेबल बनाना है, उस टेबल को अच्छे से समझेंगे भी हम लोग। यार अभी तो बताया इनकमिंग और आउटगोइंग, अगर एक दूसरे के इनकमिंग नेगेटिव आउटगोइंग पॉजिटिव, जितना इनकमिंग हुआ उतना ही आउटगोइंग हो गया, तो बचा क्या, जीरो। तो टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस पे होगा वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो यही तो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इफ अ क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज था क्या, नहीं ना, देयर इज नो चार्ज, q इज इक्वल टू मैं जीरो लिख दूं, ठीक है, कोई चार्ज ही नहीं। यहाँ पर भी q क्या है, जीरो। इनसाइड मतलब सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो आने तो जितना आया उतना चला गया, तो मतलब इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव हो गया और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कट के जीरो। तो वही चीज ये कह रहे हैं, ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब बताओ इस केस में, इस केस में और इस केस में, इन सारे केसेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता चार्ज कहाँ है, लेकिन क्लोज सरफेस के अंदर है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स क्या है, गॉस लॉ, कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो टोटल चार्ज जैसे मैं इसमें, क्योंकि ये तीन तो आसान है, इसको देख लेते हैं। यहाँ कॉर्नर से मतलब नहीं है, अंदर है कि नहीं, तो ये लॉ क्यूब में क्यों नहीं लगा। जब मैंने यहाँ पर रखा तो चार्ज इसके अंदर नहीं था, उसका सिर्फ कुछ पोर्शन इसके अंदर था, तो सरफेस के अंदर नहीं था ना, इसीलिए डायरेक्टली हम नहीं कर पाए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जस्ट इसके यहां हो जाता, एक कॉर्नर के बट्टे से करीब लेकिन सरफेस के अंदर, तब मामला चेंज हो जाता, ठीक है। तो चलो एक मैंने अभी बोला सरफेस के अंदर, सुनते रहना ध्यान से, मैं एक सवाल बनाने जा रहा हूं और इसी से मैं बनाऊंगा, ये सब पढ़ते रहना, ये सब वही लिखा है जो मैं बताऊंगा, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो समझना। तो जबकि हम बताएंगे सारी चीजें, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। दिख तो रहा होगा सबको, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने क्या बनाया, मैंने एक क्यूब बनाया, मैंने क्या बनाया, एक क्यूब। अब मैंने पीछे की वॉल्स नहीं बनाई क्योंकि वो यहां से आपको नहीं दिख रही है। अगर आपके लिए मैं फिर भी डॉटेड कर दूं तो आप इसको यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्यूब। क्यूब बोलता हूं तो सारी भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी, सारी साइड इक्वल होंगी, ठीक है बॉस। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब जो मैं करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैंने कहा कि ये एक कमरा है, मान सकते हैं ना हम लोग, अभी एक क्यूबॉइड में, लेकिन आप मान लो ऐसा रूम है जिसकी सारी वॉल्स इक्वल हैं और रूफ और आपका जो सरफेस है इसकी भी एरिया इक्वल है, किसी भी एक वॉल से आप कंपेयर कर सकते हो, यही तो होता है ना, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि मैंने छत पर जहां मेरा पंखा था, पंखा मेरे एकदम रूम के सेंटर में होता है, ध्यान देना मैं सारी बातें बड़े क्लियरली बोल रहा हूं। मैंने कहा पंखा तो रूम के अंदर है, मैं गया उस पंखे के जस्ट ऊपर, छत के ऊपर खड़ा हो गया। कहां गया मैं, छत पे। अब मैं रूम के बाहर हूं लेकिन पंखे के जस्ट ऊपर खड़ा हूं। मैं बार बार पंखे को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि छत के सेंटर में खड़ा हूं। हर एक क्वेश्चन के पीछे की लॉजिक पकड़नी होती है। यहां इंपॉर्टेंट ना पंखा था ना आपका छत था, बस सेंटर इंपॉर्टेंट था। और 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे। मैं छत पे गया, देखो क्वेश्चन ऐसे ही फिजिक्स में होते हैं, आपको रिलेट करना नहीं आता इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है।
छत पे गया मतलब मैं सरफेस के बाहर चला गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। तो मैं बाहर चला गया, मैं छत पे खड़ा हूं, तो मतलब मैं जब यहाँ पे चार्ज लिखूंगा तो वो कहाँ है, अबव द टॉप। क्योंकि ये चीजें बिना इतना बताए आपको समझ में, आप तो कह रहे सर ये अंदर है ना क्यूब के, आप तो कुछ भी इमेजिन कर लेते हो कि फिगर देख के ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पूरी स्टोरी बना के आपको समझाई। अब मुझे बताओ कि इस जो आपका क्यूब है इसमें कितना फ्लक्स लिंकेज होगा। अब मुझे बताओ फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, दिमाग लगाओ। ऐसा कुछ ही, मैं देखो लास्ट केस में हम लोग को 7 क्यूब बनाने पड़ गए थे, इसमें कितने बनाने पड़ेंगे? हाँ एक ऊपर बनाना पड़ेगा, एक ऊपर एक तो Q/2 हाँ Q/2 सही है। अरे सोच लो, विचार लो, समझ लो, फिर बताओ। सब वो कॉर्नर पे था तो वो बाहर था, जो आपने वो अच्छी बात है। हमें तो बस सरफेस के अंदर ले आना है ना, तो जो ये बोल रहे हो वो सही है। अच्छा तुम लोग यहाँ पर दो चीजें समझ लो, मैं ये सवाल बड़ा सोच समझ के पूछ रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी को मैं अच्छे से समझता हूँ। आप लोग ऐसे ऐसे लॉजिक बना लेते हो अपने दिमाग में कि सर ने ये बोला होगा तो यही होगा, है ना। अच्छा यहाँ आप पता है क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, बताना अगर मैं गलत हूँ तो। आप ये सोचना है इसके ऊपर एक रख दिया, ठीक है गुरु, ऐसे रख दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये जो क्यूब नहीं लग रहा आप, है ना, अभी कुछ और शेप का हो गया, यही है ना तुम्हारी प्रॉब्लम, है ना। देखा लेवल आप समझ रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है मुझे पता है, और आप रट के ये बैठे सोच, आपके दिमाग में ये है कि ये क्यूब है तो जो बनेगा नया वो भी क्यूब ही होना चाहिए। और जबकि मैंने जो शुरुआत करी, मैंने शुरुआत पूरा फोकस इसी पे दिया ताकि कुछ सीख जाओ गधों कि नॉन यूनिफॉर्म है, फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने उसी समय ये बात बोली कि क्यू कहाँ है, मैटर नहीं करता है, बस क्यू को सरफेस के अंदर ले आना है। मुझे अपने सरफेस के अंदर ले आना, मैं ले आ लिया, काम खत्म। मुझे मतलब नहीं है क्यूब है कि ये क्या है, पता नहीं हमसे क्या मतलब, क्यूबॉइड दिख रहा है ना। तो आपको फिजिक्स समझनी है, तब तो सवाल लगेंगे, रटे रहोगे तो कभी नहीं। इस केस में सेंटर की जरूरत थी, जो सेंटर बनाया गया, उस बस एम हर बार यही है कि टोटल सरफेस जो होगा आपका क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर आना है, ठीक है। चार्ज को सरफेस के अंदर लेके आना है, जो कि आ गया, इस केस में आ गया तो काम खत्म हो गया। तो अगर दो हैं तो इसका मतलब चार्ज आपका दो हिस्सों में बढ़ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे कितने क्वेश्चन कर लोगे, इसी के ऊपर आधारित यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलो हम इसका पूरा पढ़, ये नोट जो होता है ना ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। पहले मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं ताकि आपको सुकून हो जाए। If a closed body encloses a charge q, then total flux linked with the body will be q upon epsilon। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है ना, सिंपल सी बात है कि जो टोटल चार्ज होगा उसको डिवाइड करके एप्सिलॉन नॉट से तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन से क्या क्लियर होता है, फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी पे इंडिपेंडेंट होता है उसके शेप पे। यही लाइन पढ़ लेते तो ये वाला चीज क्लियर हो जाता, ठीक है। और साइज ऑफ द बॉडी से भी फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन ऑफ चार्ज से भी फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि 4 फिगर है, चारों फिगर देख लो, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये स्पेशली लिखा हुआ है किसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा केस है जहां सिमेट्रिकली क्लोज बॉडी हो, जहां पर चार्ज क्या है सेंटर पे है और फ्लक्स लिंक निकालना है हमको हर हाफ से, ठीक है, जितने भी हिस्से हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, विल बी हाफ ऑफ आई। ऐसा हमारे पहले केस में हो गया, केस अभी आपके सामने बनाया मैंने, और ये तुरंत ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। एंड द सिमेट्रिकली क्लोज बॉडी, अगर उसके एन आइडेंटिकल फेसेस हो गए तो वो 8 वाला जिसमें हमने एक क्यूब लिया था, एक कॉर्नर पे हमने रख दिया था और बोला था कि अब बताओ कैसे होगा, तो उसको सेंटर पे लाने के लिए हमें उस केस में सेंटर पे लाने की जरूरत थी। क्यों, बिना सेंटर पे लाए वो पूरा चार्ज सरफेस के एरिया के अंदर नहीं आ रहा था, है ना। तो ये रीजन था। तो कह रहे जितने आइडेंटिकल फेसेस होंगे, तो कितने थे, गिना गया था तो 8 आए थे। डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दिया कुछ मत करो, एक इंडिविजुअल का है तो आप n से डिवाइड कर दो। तो जितने फेसेस हैं तो q अपॉन s में टोटल था, तो हमने उसको n से डिवाइड किया तो तब भी आ गया q अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। मैं इस इमेज को ठीक कर लेता हूं।
ठीक है बस। ठीक, ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही लिखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आप देखना चीजें बहुत आसान लगेंगी जितने भी शेप आएंगे। इस फिगर को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इतना आसान कोशिश। अब वो मिटेगा ही नहीं, अब वो सेव हो गया, ऐसे ही नोट्स मिलेगी अब तो। हो गया क्या भाई, हुआ? नोट्स अच्छी बनाइए, ठीक है। चलिए अब जरा ये मुझे कौन समझाएगा, इसको हटा दो, इसको बस देख के मुझे कोई समझा दे कुछ, ठीक है। मेरा सवाल पहले समझ लो, एकदम क्लियरली समझ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए। पहला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक शीट को जिसके ऊपर चार्ज बिखरे हुए हैं। कौन से चार्ज है दिख रहा है? प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अनाइटा आपको समझ में आ रहा है बेटा? चैट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है, या फिर आप कंडक्टर मान लो। यहां पर देखो ध्यान से, इस पे भी चार्ज आपके कितने हैं, ठीक है। चाहे तुम इसको क्यूबॉइड मान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कहने का मतलब एक बॉक्स शेप है जिसमें कितने फेसेस होंगे, कितने चेहरे होंगे, 6 अलग अलग एंगल से आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया? इसमें कितने फेसेस होंगे? शीट है ना, शीट है ना, शीट कैसी दिखती है भाई? से पतली सी शीट होती है ना। ऐसे कितने फेसेस है? 1 2, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताओ मुझे, बस मुझे कुछ मत बता दो, मुझे बस इतना बता देना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख रही है तुमको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होगी, तो जितने भी सरफेस होंगे उनसे आउटवर्ड होगी। लेकिन यहां पर एक कंडक्टर को इंसर्ट कर दिया। मेरी बात सुनिएगा, आराम समझिएगा। एक कंडक्टर को, तो हमारा मेन जो सरफेस है वो तो यही हो गया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लो, तुम दिमाग लगा लो, ऊपर ये पढ़ लेना, कोई और हेल्प हो जाएगी। मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है, मुझे कुछ ऐसा बता दो जो मैं नहीं जानता हूँ बस। या चलो नहीं, ये सवाल ऐसा देख दूंगा सब जानते सब, नहीं, मुझे कुछ भी बता दो जो तुम्हें लग समझ में आता हो इसमें से, जल्दी से बताओ। यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि देखो दिया हुआ है, ये क्या होता है, जो कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं? और ये इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा की वैल्यू टोटल चार्ज सरफेस पे होता है डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो टोटल चार्ज अगर निकालना है इस पर चाहे इस पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू एस के बराबर, एस क्या है? जो उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है या फिर एरिया है, ठीक है। अब कुछ बुद्धि तुम भी लगा दो, सब हम भी लगा दो। मैंने पूछा फ्लक्स बता दो भैया, बस तो इसको पढ़ो। क्या है? गॉस लॉ इज पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ symmetrical charge distribution by choosing a Gaussian surface in such a way that E is either parallel or perpendicular। ये क्यों मैं पढ़वा रहा हूँ? ताकि तुम्हें याद हो जाए ये चीजें। तो मैंने पहली जो फ्लक्स वाली क्लास ली थी, तुम्हें कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने? अगर कोई एक सरफेस है, ठीक, इसका सरफेस वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर, ठीक है। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो जाए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से तो, और मत बताओ तो बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे निकल गई तो फ्लक्स कितना होगा? बताओ तृप्ति, इतना टाइम नहीं है भैया, कितना पढ़िएगा और कितना पढ़िएगा अगर अभी भी याद नहीं है? नल बटा सन्नाटा, है ना, कुछ नहीं आता है ना। अरे भैया सरफेस को टच ही नहीं किया, पैरेलल टू सरफेस निकल गए यार। और मैंने एक और ट्रिक सिखाई थी, 90 डिग्री जो वेक्टर होगा, मैंने बोला था ना E डॉट
कहते हैं डॉट प्रोडक्ट में बार बार बोलता आया हूँ, स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है जो इंटीग्रल लगता है ई डॉट डीएस लगा है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको सॉल्व करेंगे, देख तो आपको स्केलर वैल्यू मिलेगी। इसी वजह से आपका फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज फ्लक्स की जो परिभाषा होती है वो यही कहती है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो गुजर रही है हमारे सतह से होते हुए, और जो गुजर रही है वो कितना कोण बना रही है 90 डिग्री सतह से, है ना। लेकिन जो सतह का वेक्टर है, सरफेस का जो वेक्टर है उसके साथ वो या तो 0 डिग्री बनाएंगी या तो 180 डिग्री बनाएंगी। यही तो पॉसिबिलिटी सब पढ़ाई थी, तो रिवीजन क्यों नहीं किया? तो थी उस क्लास में ये तो फिर क्यों नहीं बता पाए? ये तो छोटी सी बात थी बहुत, और काफी जोर देके काफी टाइम स्पेंड किया मैंने इस चीज पे, ये गलत बात है। ठीक है, आगे देखिए। As an example, consider the case of a plane sheet of charge having a charge density sigma. To calculate E at point P close to it, consider a Gaussian surface in form of pillbox of cross section as shown in figure. किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है भैया जल्दी से बताओ? E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इसके वजह से, इसी पे तो चार्ज है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा इस शीट और इस जो भी आपका सरफेस है कितना होगा, ये नीचे लिख दिया हमने। सर दो बनेंगे सर। दो प्रोडक्ट तो एक साइन का बनेगा, कॉस का आपने 0 बता दिया, साइन में हम लोग ये सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अच्छा चलो मान लेते, छोड़ो क्या कह रही हो तुम, तो समझे ही नहीं तुम्हारी बात हमें, क्योंकि समझ में आई ही नहीं। दो चीजें मुझे बताओ जरा, अगर सारे फेसेस पे पॉजिटिव चार्ज है, छोटी छोटी बातें कहेंगे, देखना सब क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मतलब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट कंफ्यूजिंग क्यों हो जा रहा है, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हो। रीजन यही है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो अवेलेबल जानकारी है उसी से सवाल बना रहा हूँ, उसी से सवाल का जवाब देना है। अब उसके आगे पीछे प्लस माइनस मत करो, क्लास में एकदम ऐसे बैठो कि आपको कुछ नहीं आता है, तभी कुछ सीख पाओगे। क्योंकि फिर आप क्लियरली मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे, उसी से जवाब देने की कोशिश करो। जो बातें पिछली क्लास में बताई उसी से पूछेंगे, तो इसीलिए जवाब आप जो है क्लियरली दे नहीं पा रहे, क्योंकि फोकस आपका क्लियर नहीं है। अब मैंने क्या बोला, अब इसके ऊपर आ रहा हूं मैं, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर यहाँ एक बात लिखी हुई है, E inside is equal to 0। क्या इस बात से आप कहते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों ऐसा क्यों लिखा हुआ है E inside 0? लॉजिक क्या होगा? लॉजिक इतना बेसिक है कि आपको भी शर्म आ जाएगी, क्योंकि सर सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर हैं और हमेशा पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। जब सारी फील्ड बाहर की तरफ आ रही है तो हर फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? और जो आपका यहाँ पर कंडक्टर है वो किसके अलॉन्ग है? दो फेसेस के एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। एक तरफ वो 0 डिग्री बना रहा होगा और उस तरफ भी 0 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड वाले फेस से भी ऐसे निकल रही है और इधर से इधर निकल रही है। ये वाली फील्ड, ऊपर वाली फील्ड, नीचे वाली फील्ड, और उधर ये तो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। कि पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। तो मतलब बाकी चार फेसेस से जो आपका फ्लक्स लिंकेज है वो तो 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस सरफेस पे पहुंच ही नहीं रही है। कॉमन सेंस वाली बात कह रहा हूं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कह रहा हूं? सीधी सीधी सी बात है, वापस से बता रहा हूं। ऊपर वाले पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी होगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सरफेस छत पे रख दिया मैंने ले जाके। छत से अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हमेशा बाहर की तरफ जाता है। ये तो सिर्फ एक ही जानता है, ना किसी ने जानना है। अब यहाँ पर रख दिया तो ये कहेगा इधर चलो, इधर सामने वाले रख दिया तो ये यहाँ से निकल के मेरे को तीर की तरह लग रहा होगा, और नीचे वाला कह रहा होगा चलो नीचे चलते हैं, और ये पीछे वाला कह रहा होगा इधर चलते हैं। यही तो हो रहा है। और जो मैंने इस कंडक्टर को इंसर्ट किया है वो किस तरफ से किया है बताओ भैया? ये इस तरफ से इस तरफ तक ये बना हुआ है ना कंडक्टर तुम्हारा, यही तो बना हुआ है। तो अब ये वाला कंडक्टर क्या इधर वाले को टच कर रहा है दीवार को? नहीं। उधर वाले को कर रहा होगा? नहीं। ऊपर वाले को? नहीं। बीच से जा रहा है भैया वो। और जब मैं बॉक्स के अंदर गया, मेरे को ये सोच थी कि ढेर सारी फील्ड मिलेगी। अंदर गया, देखा सब खाली पड़ा हुआ, वीरान पड़ा हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि कोई फील्ड अंदर आना नहीं चाहती। ठीक,
तो इस कंडक्टर को दो ही जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी जो दोनों दीवारों को वो टच कर रहा होगा, जिनसे होके वो गुजर रहा है ना। और यही दो तो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे फ्लक्स में, बाकी तो सब बेकार है। तो टोटल फ्लक्स का इक्वेशन कैसा बनेगा, एक बार ES और 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ES। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, लिखना चाहिए था E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये लिखना चाहिए था ना, यही सुनना चाहते हो ना हमसे, सही है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A और B अगर दो वेक्टर हैं उनको आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा AB cos थीटा। ठीक, थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल। सारी बातें क्लियर हैं, ध्यान समझिएगा फिर, ठीक है। तो अगर सारी बातें क्लियर है तो अब मेरी छोटी छोटी बातों का जवाब देना आप बस। मैं ज्यादा बड़ी बात ही नहीं करता यार, और उन्हीं छोटी बातों से सारे सवाल लग जाएंगे। तुम लोग बड़ी बातें करते हो, सवाल लगा नहीं पाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक, सरफेस एरिया का वेक्टर इधर की तरफ, ये S वेक्टर बना दिया और ये E वेक्टर बना दिया। और बताओ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल कितना बनेगा, 0 है ना। अरे जब दोनों ऐसे एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं यार, इतना तो जानते हो ना, दो रेखा मिलती है तो कोण बनता है, जब दोनों साथ में ऐसे चिपके हुए तो एंगल ही नहीं बन रहा, तो थीटा कितना हो गया। और भैया ये बताओ ES cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है ना। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स 1 निकलेगा वो ES के बराबर निकलेगा। अब जरा पीछे चले जाओ, अब यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक, और इसी तरफ आपका क्या है, एरिया वेक्टर। फिर से अब मैं घूम गया और ये लो एंगल 0 180 कहां से, 180 तो ऐसे बनता है ना, ये सीधी रेखा, ये तो एक साथ चल रहे हैं। यहां भी थीटा कितना आ गया 0, तो फाई 2 कितना आ गया ES cos 0 या फिर ES। मैंने यही तो डायरेक्टली पुट कर दिया था, तुम्हारे लिए हमने वो भी हटा के वेक्टर कर दिया। और बताओ समझ में आ रहा है, बेसिक्स पे ध्यान दो, कंसेप्ट को बिल्ड करो, नहीं तो सवाल तो भूल जाना। क्यों, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जो आपको नहीं पता होता, सिर्फ आप ही हैं जो उस चीज को मिसअप करेंगे। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा इसका, यहीं से लिखूं, यहीं से मैं लिख देता हूं 2, तो फाई टोटल 2ES के। अब वापस इधर भी आ जाओ, इधर क्या होगा, इधर तो कहानी बड़ी सिंपल थी। जब ये समझ में आ गया, इसमें तो चार है ही नहीं, इसमें तो दो ही सरफेस है, इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और पीछे वाले से इधर, है ना। और सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, लो भैया इधर भी, मतलब इधर भी आंसर क्या आना है, यही तो आएगा। करो भैया, नोट करो। मुझे फ्लक्स वो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, चलिए मुझे। चलो ठीक है, छोड़ो। चलो अभी चलने दो, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जरा सा अगर टेढ़ा सवाल पूछिए तो फिर आपने गलती कर दी है, ये गलत बात, दिमाग पे जोर ज्यादा हो, है ना। अरे तो थोड़ा ध्यान दे करो, सब आप ही बताएंगे, रूल यही है इस क्लास का। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ ना बताऊंगा। और आप लोगों को जिसमें अपने विश्वास हो जाएगा ना कि आप लोग सच में जानते हैं, तब आप लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि आप लोगों को 90% लगता है कि आपको आता ही नहीं है, और अभी तक हमने ऐसा कुछ बताया जो तुम्हें नहीं पता था। खुद सोचो ये बात। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपनी दिमाग की मैट्रिक्स कैसे बनाई है। चीजें पता है लेकिन एक यहाँ रखी हुई है, एक यहाँ रखी है, जब चाहिए होता है ढूंढने लगते हैं, मिलता ही नहीं है। हाँ, हमारे पास बस चीजें एकदम एक जगह सजा के रखी है डिक्शनरी की तरह, जो जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएगा, और वो तुम्हारी कॉपी से दिख जाता है। हमको कॉपी अच्छी बनाया करो। और मैंने इसीलिए नोट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, उसका बहुत बड़ा कारण यही था क्योंकि आप लोगों की हरकतें, नोट्स लिखवा रहा हूँ, मुझे लिखवाना ही है, मैं दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये अच्छा है, इससे तुम लोग का बिल्ड हो जाएगा।
बुक दे दूंगा पूरी, उसके अंदर नोट्स दे दूंगा। लेकिन ये शीट देता था ना पहले मैं, शीट कि तुम्हें लिखना ना पड़े, तुम पढ़ो, लेकिन वो हमें लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तो मैं डीपीपीज दे दूंगा, डीपीपीज दे दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, 4-5 पन्ने की बात है, पन्ने नहीं बचा रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहे ना, 4-5 पन्ने की बात है, लेकिन डीपीपी से क्वेश्चन करवाने में हो जाएगा, ठीक है। और वो कहोगे तो एक साथ तुम्हें साल खत्म होगा तब दे देंगे, लेकिन पूरे साल लिखवाएंगे तुम लोग तरफ से, तो पैसा तुम्हारा वसूल हो जाएगा, पैसे की टेंशन मत लो, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। अच्छे से फिगर बना पड़े भाई, ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अभी आधी बात शुरू हुई है हमारी, अभी फिगर बना रहे हैं। अरे बहुत डिफिकल्ट फिगर बना यार, ऐसे देखो सिलिंड्रिकल जो है वो तो ऐसे खींच दो ना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस तुमको, इतना तुम्हें क्यूब बनाने में टाइम लगता है तुम लोगों क्या, क्यूब और शीट तो ऐसे एक बार में खींच दो फटाफट। किसको क्यूब बनाना नहीं आता है, तो जल्दी से खत्म करो काम। बेटा आपकी नोट्स बन रही है कि नहीं? आगे कंटिन्यू करें। ओके, एक टेस्ट हमें कराना है तुम लोग का, इस संडे कराएंगे, इस बार तो छुट्टी मिल रही है तुम लोग को। ये वाला जो डेरिवेशन का पार्ट नीचे वाला है वो मैं दोबारा कर रहा हूँ। क्या मैं इसको मिटा दूं? आपकी नोट्स खराब हो रही है, क्योंकि आपने नोट तो कर ही लिया है। ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, जिससे कि आपकी नोट्स में कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग ने यहां तक कैलकुलेट कर लिया था कि जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, 2ES आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे किया है, लेकिन मैं इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपका आ गया था फाई टोटल इज इक्वल टू 2ES, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना होता है बताओ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन, है ना, ठीक है। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से आ जाएगा 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ES इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तो तुम्हें लॉजिकल लग रहा होगा यार। देखो, जो टोटल चार्ज आपका चल रहा है वो दो सर्कल से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से तो सही है ये, है ना। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S, सही है? नहीं सही है, गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने की अगर कोशिश की जाए तो क्या ये सही है, गलत है? क्यों गलत है यार? ये E इंटू एस ही तो है, क्योंकि अभी स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, तो डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, अभी ये स्केलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है ES। आपने फ्लक्स का निकालना, फ्लक्स इज स्केलर वैल्यू, और हमने कैसे निकाला था, E डॉट S था तो ES cos 0 लिख रहे थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होने के कंप्लीट होने के बाद आपकी जो वैल्यू बचती है वो सिर्फ एक वैल्यू होती है, स्केलर होती है। अब वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका मतलब E इंटू एस लिखा हुआ था, तो E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S, और Q की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, Q इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा
एस। अब रुको जरा, यहाँ पर एक कैपिटल क्यू को हटा के स्मॉल क्यू लिखो, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब है ये सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एस, ये एस कट जाएगा। पता है आपको, यही डेरिवेशन करने के लिए हम लोग को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं जो हम लोग कैलकुलस से करते हैं। ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होगा आपके हिसाब से? सोचे फ्लक्स निकालना है, एक्चुअली फ्लक्स नहीं निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस हैं उनको गॉस लॉ बहुत सिंपलीफाई कर देता है, सबसे बेस्ट पार्ट है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस एट पॉइंट P क्लोज टू इट। स्टार्टिंग वहीं से करी थी और खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। यहां तक क्लियर हुआ? शिवांश आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया? क्लियर हो गया? ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? अच्छा शिवांश, एक चीज मुझे बताओ, अगर एक मैंने एक स्फीयर ले लिया है ना, आप लोग लिखते रहो, ठीक है। शिवांश के लिए स्पेशल सवाल है। अगर एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर जानते हो ना क्या होता है? स्फीयर क्या होता है? अरे वो कैनवस की बॉल है ना गुरु, सही है ना? हो जा शुरू। चलो, तो अब उस कैनवस की बॉल के अंदर मैंने क्या कर दिया? एक प्लस चार्ज डाल दिया, प्लस क्यू डाल दिया और एक माइनस क्यू डाल दिया। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान समझना। एक ऐसी छोटी सी बॉल ले ली, एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया और जितना उसका जितना मैग्नीट्यूड था क्यू का, प्लस क्यू का, उतना ही मैंने निगेटिव में लेकिन डाल दिया। जैसे मान लो +2 कूलम और एक -2 कूलम का चार्ज मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा? हो गया? बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। 4 ना, यही मुझे चेक करना था। वेरी गुड। कैसे निकाला होगा? आपने अपना दिमाग लगाया होगा, बहुत मेहनत की होगी और बाल झड़ गए होंगे 2-3, है ना? टोटल चार्ज निकाला होगा पहले। तो टोटल चार्ज जब आपने निकाला होगा तो बड़ी मेहनत से आपने +2 और -2 करके +4 लिख दिया होगा, है ना? है ना? -2 आएगा ना? इतनी मेहनत क्यों करते हो शिवांश? मेहनत नहीं करनी चाहिए बेटा। देखो हम लोग कितने कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया भैया? और इतनी मेहनत के बाद तुमने फिर एक और मेहनत करी होगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करी होगी, है ना? और तुमने फिर यहाँ पर 0/ε0 करके इसको बोल दिया होगा 4। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? अब तो बता दो, बताओ। 0 को अगर डिवाइड कर दे किसी भी चीज से तो आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स कितना आ गया बड़े भाई? फ्लक्स कितना आ गया? हाँ, अब जाके संतुष्टि हुई है, ठीक है। चलो ये भी कर ही लो। रुक जा भाई, सारी एक साथ ही लिमिटेड है क्या? सब चीटिंग हो जाएगी, ये गलत बात है, सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। चलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है? 0, तो फ्लक्स तो 0 होगा ही होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अगर चार्ज 0 है ना, तो ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो चार्ज भी 0 और फ्लक्स भी 0। लेकिन अगर Q 0 है तो क्या ये 0 होगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? मैं पता है एक चीज समझ लो, मेरी टीचिंग में जो भी मैं पूछता हूँ बोलता हूँ सब कुछ एकदम स्ट्रेटजिक होता है। जो मैंने इनको सवाल दिया ना, उसी सवाल से लिंक इसका आंसर है जो तुम्हें अभी समझना पड़ेगा। तो यही मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि कैसे कह रहे हैं ये बात आप, ये बात आप कैसे कह रहे हैं। इसका कुछ प्रैक्टिकल होगा, एक्सप्लेनेशन होगा ना, ऐसे हवा में तो नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक।
यहां तो ये जो क्यू है ये अकेला क्यू तो नहीं है, इंडिविजुअल तो नहीं है, ये क्या है तुम्हारा टोटल चार्ज है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो उसमें एक +2 था एक -2 था, तो इसके वजह से फ्लक्स तो जीरो दिख सकता है, लेकिन उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो जितनी भी फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ होंगी वो तो क्लोज हो जाएंगी, लेकिन जो फील्ड लाइन आपकी नेगेटिव तरफ नहीं होंगी वो, लेकिन अब समझना कंसेप्ट, यहां समझ लोगे कंसेप्ट तो सीख जाओगे, ठीक है, आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सारा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा और तुमने सिलेबस की टेंशन लेनी नहीं है। प्लस क्यू रख दिया और एक हमने माइनस क्यू, ये दोनों अंदर है, थोड़ा समझ के चलना, ठीक है। अब माइनस वाला क्या करेगा, एक इनवर्ड फील्ड होगी, ये आउटवर्ड होगी, ये बीच में तो जीरो हो जाएगी सारी फील्ड, तो कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स को देखेंगे तो उससे हमेशा जीरो मिलेगा, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स जीरो हो गया, और बीच में तो टोटल चार्ज जीरो हुए, तो इन द एंड आपको फ्लक्स तो जीरो मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी क्या, कैसे तुम कह दोगे, इसीलिए कहा है कि हो भी सकता है भाई साहब, और कोई कंक्लूड करने का फैक्ट यहाँ फैक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलो इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइपोल क्या है, डाइपोल वही जो मैंने लिखा प्लस क्यू माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी है, फिक्स डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, जैसे 10 मीटर हो गया 2 × 5, तो मिड पॉइंट से उसकी दूरी, यहाँ देखिए क्लोज सरफेस पर क्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जीरो, ये क्या लिखा हुआ है वही जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अगर देखिए कोई प्लेन शीट है जिसमें चार्ज है जो कि अभी देखा था, ठीक है, कंडक्टर देन एज शोन इन फिगर बी, ई इनसाइड क्या हो जाएगी, ई इनसाइड क्या हो जाएगी, ठीक है भाई साहब। अगर कोई टोटल फ्लक्स है वो E × S के बराबर है, हेंस इन दिस केस E = क्या है, सिग्मा अपॉन, this result can be verified from the fact that intensity at surface of a charged spherical conductor of radius r is equal to क्या जाएगा आपका, वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बॉस, वेरीफाई कर सकते हैं, 4πr² सिग्मा, ठीक, करो, नोट करो, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर है, समझ नहीं आ रहा हो तो अभी पूछ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, Q की वैल्यू अगर समझ नहीं आ रही हो तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ है E = 1/4π ε0 Q/r², या फिर इसे कैपिटल R कर लो, ये R क्या है, अगर मैंने स्फेरिकल सरफेस का सरफेस बोला है, अरे ये सब पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को डेरिवेशन तुरंत दिमाग में होना चाहिए, E = F/Q0 होता है ना, ये Q0 कहाँ है, सरफेस पे, तो F की वैल्यू पुट करेंगे तो K Q1 Q0 हो जाएगा, तो Q0 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ सिखाया था ना K Q/r², ध्यान से देखो यहाँ पर R क्या होगा, क्योंकि बोला है स्फीयर के सरफेस पे और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज था, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इसकी दूरी कितनी है इस पॉइंट से, कैपिटल R, तो डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया, कैपिटल R, और आपका जो टोटल चार्ज वो Q ले लिया, और K की होती है 1/4π, बस इतना सिंपल सा था ये। अब क्यों निकालना है, तो सरफेस, अब देखिए अभी तो निकाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा आपका कितना जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू Q/4π एरिया ऑफ स्फीयर, भैया स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू मिल जाएगी, Q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे यहाँ पर पुट करके दिखा दूं, देखो, तो ये ही सेम आएगा, देखना ये वाला सेम आएगा, कैसे आएगा देखते जाओ, तो ये हो जाएगा 1/4π ε0 into सिग्मा into 4π r² अपॉन r², ठीक है, बचा क्या, सिर्फ सिग्मा ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन, देखो सेम चीज प्रूफ होगी, ठीक है। ओके
मुझसे कर ले भाई, क्या दिक्कत है। देखो कटपीट तो कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक सिग्मा, नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपल ही तो है। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े, देखो नीचे भी किया हुआ है। डन, आगे बढ़ो, नहीं हुआ, क्या हो गया, करो जल्दी करो, ऐसा लिखना समझ में आए। हाँ, एक से एक राइटिंग वाले। हाँ भाई शिवांश, क्या पढ़ा दिया हमने, जादू हो गया नहीं, क्या पढ़ाया मैंने अभी, कहाँ हो आप, क्लास में हो, अरे यार क्लास में तो रहो कम से कम, कोशिश नहीं करनी। अच्छा ये बताओ शिवांश, मुझे ये एक्चुअल सवाल शिवांश से पूछना है, लेकिन आप सबको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, फिर आगे कहीं काम आ जाएगा। ई इनसाइड जीरो होने का क्या केस था, मतलब मैंने बोला एक जैसे हम लोग क्लासरूम में है ना, इस क्लासरूम के अंदर ऐसा क्या हो जाए सच दैट कि इस क्लासरूम के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। एक क्यूबॉइड ले लिया, क्यूब ले लेते हैं, चलो एक क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो सकती है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है ना, बताया कि नहीं, अरे तुम डाउटफुल रहती हो, क्यों अभी नहीं बताया, हाँ तो बताओ फिर, तुम बताओ, तुम बताओ, ये कहाँ से पूछ लिया हमने, नहीं है ही नहीं यहाँ कहीं लिखा हुआ, ई इनसाइड जीरो कैसे होगा, जल्दी से बता दो, गुरु गुरु हो जा शुरू, चले आगे बढ़े, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ भैया सोचते रहिएगा, ठीक है, मुझे सोच लीजिएगा, जाने से पहले बता दीजिएगा मुझे। यहाँ क्या दिक्कत है, इसको देखो फटाफट, सारे शेड्स फटाफट देखो, उसका डेटा नोट करो और समझ के करना। यहाँ तो बात क्लियर है, यहाँ भी बात क्लियर ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग की तो वैसे भी उन्हें पास कमी नहीं है ना। तो यहाँ से देखो दो ही तरफ है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर निगेटिव। अच्छा निगेटिव जिसको रटना नहीं है कि फाई इन फाई आउट का कंसेप्ट जिसको नहीं रटना है, जिसको बहुत प्रैक्टिकल पढ़ना है, उसके लिए बता दे भाई साहब, यहाँ कोण कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, देखो भैया 180, यहाँ 0, थीटा 0 तो cos 0 प्लस 1, cos 180 माइनस 1, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, टोटल फिर भी 0, क्योंकि टोटल फ्लक्स में क्या करना होता है, phi1 प्लस phi2, सिंपल। यहाँ क्या चल रहा भैया, यहाँ आ रहे हैं सरफेस, तो यहाँ सरफेस वेक्टर क्या हो जाएगा बाहर, फिर से एंगल कितना हो गया, यहाँ तो सरफेस वेक्टर अलोंग चल रहा। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, ये वाली बात पच नहीं रही है। चलो जरा मुझे बताना, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर में फील्ड आगे बढ़ेगी, तुम देख नहीं पा रहे हो, कटोरी होती तो मजा आता, कटोरी कटोरी ढक्कन, ढक्कन से काम चला लेंगे, काम तुम चला ही लेते हैं यार, बहुत जुगाड़ आदमी। कहाँ, अरे रहने दो यार, आग वाग लगेगी तब उतारा जाएगा, है ना, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो अपना। ठीक, चलो ये तो कुछ ज्यादा ही सही है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए था, इसको कर्व होना चाहिए था। बट कहने का मतलब क्या है, अच्छा ये बताओ मुझे, जितनी फील्ड अंदर जाएगी वो सर्कुलर रिंग से जाएगी, मतलब सर्कल के एरिया इतनी जाएगी, तो जितनी जाएगी उतनी ही निकलेगी। अच्छा तुम्हें ऐसा इसमें लग रहा होगा ये कर्व है, लेकिन मैं कहूंगा बेटा यहाँ हिट करने के बाद जो सर्कल का है, देखो ये सर्कल है, ठीक है, यही है ना, इसकी पहली जो टॉप वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और आखिरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यही निकल जाएगी, वो तो इतने एरिया को टच करके निकल गई। हर फील्ड अपने सामने वाले पॉइंट से होकर गुजर जाएगी, और एक्चुअल में वो तो जितना एरिया स्वीप कर रही है वो तो सिर्फ सर्कल का एरिया ही था ना। हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि फील्ड से निकल चुकी है, तो एरिया उतना ही लेना होता है जहां से फील्ड होके गुजर रही है, तो इस पॉइंट के बाद तो निकल गई, तो जो नेट आपका एरिया लिंक होगा वो तो इतना ही होगा ना, जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। चल भाई यहाँ बता, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है,
ये, ठीक। तो 4 फेसेस तो ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब थोड़ा रुक जाओ और सवाल देखो जरा, ठीक है। छापने का क्या अर्थ है, वो तो स्कूल में भी होता है, लिखवा देंगे हम तो, ये देंगे ना आपको नोट्स, पहले टेंशन बेटा, ऐसे डराते रहते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और एरिया वेक्टर ये हो गया, एंगल यहाँ पर टच ही नहीं कर रहा सर। लेकिन अगर देखना है तो देख लो, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, देखो ऐसे पेन खड़ी है ये, है ना, और ये चली गई तुम्हारी फील्ड लाइन ऐसे मेरी उंगली की तरफ, कितना एंगल बन रहा है 90। वेक्टर की बात कर रहा हूं, और 2 तरीके सिखाए थे मैंने, अगर वेक्टर नहीं आता तो सरफेस के पैरेलल चलेगी, टच ही नहीं कर रहा, दोनों केसेस। अगर हमें आपको नहीं पच रहा है, ऐसे वेक्टर नहीं आ रहा है, वेक्टर नहीं पढ़ा 11th में, तो जितनी लाइन निकल रही है देखो, ऊपर छत के भी पैरेलल निकल गई, बगल वाली दीवार के भी पैरेलल निकल गई, जमीन के भी पैरेलल निकल गई, और पीछे वाली वॉल के भी पैरेलल निकल गई। किसी सरफेस को कट किया, बगल से निकल गए ना। और अगर वेक्टर पढ़ना है तो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर था कि नहीं था, पीछे वाली दीवार के देखो, ये पेन अंदर की तरफ चली गई, पेन अंदर चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री, सामने वाले में 90 डिग्री, ऊपर वाले में 90 डिग्री, नीचे वाले में भी 90, देखो ये वहीं पर है उंगली, सिर्फ फेसेस चेंज किए, हर बार 90। और cos 90 क्या होता है बड़े भाई, 0। तो सिर्फ बस 2 सरफेस हैं जो प्ले में है, 4 तो वैसे ही चले गए। और उनका क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस का एरिया कितना है, क्यूब है ना, ये क्यूब किससे बनता है, 6 स्क्वायर पकड़ लो, उनको अरेंज कर लो, बॉक्स बन जाएगा। तो एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे होता है सर, E डॉट S होता है, जब इसको लिखोगे तो E S cos 180 आ जाएगा सर, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा सर, और इधर क्या E तो E रहेगा, और एरिया कितना है a स्क्वायर, अंत में तो आएगा माइनस a स्क्वायर E ना। आउट वाला तो क्लियर है, थीटा 0 क्लियर है, आसान है, इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। ये बताओ उल्टी कटोरी है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार जो एरिया लिंक हो रहा है वो क्या है, ये सर्कल नहीं है, इस बार हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, थोड़ा बहुत कर लोगे कुछ। हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इनटू ई, समझ में आया, पाई इन और पाई आउट भी उतना ही, ऐसे आधा आधा कट कर लिया। देखो यार लाइन भी बनाई है सिमेट्री के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए इनकमिंग कहां तक। इनकमिंग का कहने का मतलब ये है कि जब तक ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जहां से अगर उसको कट कर दे तो हमें आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलनी चाहिए। सुनना ध्यान से, सिमेट्रिसिटी कैसे दिखी जाती है। तो यही वो पॉइंट है जिसके बाद वापस से शेप जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन उल्टी दिशा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आप इंटर कर रही है, ये आखिरी पॉइंट होगा जहां इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बाद से आउटगोइंग, क्योंकि अब सरफेस को छोड़ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? शिवांश बड़े भाई, कोशिश जारी रखो। जंग में क्या होता है, सिपाही आखिरी सांस तक लड़ता रहता है, जो हार मान जाता है फिर वो सरेंडर ही करता है, और भारतीय सरेंडर करते नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम बना के रखो। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ, तो यहां आ जाएगा तेरा हाफ पाई आर स्क्वायर, फिर बचा हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक। एरिया क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो क्लियर है ही, ठीक। टोटल 0, दादा 0। अब कटोरी के जो सेंटर में रख दिया, और अब कह रहे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर है, k q अपॉन r स्क्वायर, बात भी सही है, लेकिन एरिया कितना देगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अब ये पूरा एरिया ले रहे हैं। अच्छा, इसमें होता यूं है, एक और चीज बतानी थी मुझे, साइड से इंटर करना है तो सारा एरिया आपका CSA इसलिए नहीं लेते, CSA लिंक ही नहीं होता पूरा का पूरा, जबकि CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इस केस में पूरा CSA लिंक हो रहा है, पूरा का पूरा CSA लिंक हो रहा है, क्योंकि हर सरफेस के हर एक पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अरे यार क्लास का टाइम खत्म हो गया,
हमें पता ही नहीं चला, अभी भी हम पढ़ा ही नहीं। ये वाला बात क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू। अच्छा एक और चीज समझो, किसी भी पॉइंट पर आपका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ये नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। रेडियस जानती हो, त्रिज्या जानती हो, त्रिज्या क्या होता है? तो रेडियस जो है सतह के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये जान लो, ठीक है। अगर उसका हम वेक्टर बना लें, उस एरो को आगे निकाल दें तो उसका वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के साथ साथ बाहर निकल रही है, दो उंगलियां साथ में चल रही है, हमेशा एंगल 0 हर दिशा में, जहां जा रहे हैं वहां पर। देखो इधर भी बाहर, दोनों साथ में है ना, सब साथ ही में चल रहे हैं। थीटा कभी 0 के सिवाय कुछ बन ही नहीं सकता, है ना। तो थीटा 0 हो गया मतलब, इसलिए ठीक है। यहाँ पर E into S लिख दिया क्योंकि E डॉट S लिखा था, फिर E S cos 0, क्या cos 0 क्या होता है? 1, तो बचेगा क्या? E into S। तो E क्या है? K Q upon R square। K की वैल्यू होती है 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल चार्ज, देखो यहाँ टोटल चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, और ये R स्क्वायर रेडियस हो गया। ये क्या है? ये सरफेस एरिया CS का जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पूरे हेमिस्फीयर का, वो 2 pi R स्क्वायर होता है। अब इतना तो करना जानते हैं, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। 1 पाई यहाँ से निपट गया, 1 R स्क्वायर यहाँ से निपट गया, बचेगा क्या सर? कितना? अच्छा मैं इसको ट्रिक से करूँ फटाफट। आपने बोला था सेंटर पे कुछ भी हो तो उसको बाइट। यस सर। वो तो ठीक ही है, ये आधी कटोरी थी ना, हां y2 हो गया, खत्म। क्वेश्चन तो कभी का हो गया था, वो तो हम आपको खुश कर रहे थे। चलो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अभी सिखाया था ना, ये पूरा हेमिस्फीयर होना चाहिए था। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वजह से? गॉस लॉ की वजह से। अब इसको आधा कर दिया, इसका मतलब आधा चार्ज बाहर लटक रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये आंसर तो यही आना था, ये तो क्लियर था, है ना। चलो लेकिन कुछ रहा करो तो, ठीक है। ये भी क्लियर है, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने बताया, वही सेम चीज लिखी हुई है। ये क्या है? ये भी आधा सिलेंडर है, तो यहाँ पर भी हमें शेप से मतलब ही नहीं है, बस ये समझना। देखो कुछ ही पकड़ लो, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। ये भी मैंने करा दिया, मैंने बोला था ये मेरी नोट में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बना, देखो यहाँ पर बेचारा पहुंचा, ठीक है। ये वाला नहीं कराया, इसमें 4 चाहिए होंगे, क्योंकि किसी एक साइड पे रखा है ना, तो अगर आप बगल में कुछ रखोगे तो उससे काम नहीं बनेगा बॉस, फिर इसके ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। फिर इसके सामने भी रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा कवर होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, वाइट समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अरे ये क्या हो जाता है, ठीक है बॉस। थोड़ा सा बहुत अच्छा बना डायग्राम, मुझे पता है ठीक, वो नहीं बनता कभी कभी जल्दीबाजी में। ये बन गया है ना यहाँ पर। कितने हैं भैया? कितने बनाने पड़े? 3 और 1 मिला के 4, टोटल 4। डिवाइड कर दो, खत्म, है ना। आंसर आ गया। तो मतलब फ्लक्स अब कर लोगे, अगली क्लास से हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो टोटल आपका गॉस लॉ का सिर्फ फ्लक्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे फ्लक्स निकालते हैं वो सब खत्म कर लिया। अब हम लोग इसको डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।